सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का जो टॉपिक है साइंस में कौन सा चैप्टर चल रहा है? एसिड और बेस, अम्ल और क्षारक। और अम्ल और क्षारक में हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में रसायनों का उपयोग। इसमें हम लोग कल के क्लास में देखे थे कि कौन कौन से हमारे दैनिक जीवन में रसायन हैं। और कल हमने पहला जो है रसायन पढ़ा था साधारण नमक, यानी सोडियम क्लोराइड। और आज जो हम लोग दूसरा रसायन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कॉस्टिक सोडा, यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी जो अगला रसायन है NaOH है। हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये जानने वाले हैं क्या कि इसकी बनाने की विधि क्या है, NaOH का निर्माण कैसे होता है, है समझ में? तो NaOH बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, कौन सा मेथड अपनाते हैं, कौन से रसायनों का उपयोग करते हैं इसको बनाने के लिए, कौन से विधि का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग आज समझने वाले हैं। आए समझ में? तो लिख रहा है कॉस्टिक सोडा NaOH। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं कि जो इसका रासायनिक सूत्र है वो क्या है? NaOH है। और जो इसका साधारण नाम है वो क्या है? कॉस्टिक सोडा, ठीक है। इसको हम कॉमन नेम भी कहते हैं। NaOH में जो OH लगा है ना, ये प्रदर्शित कर रहा है कि NaOH अपने आप में ये क्या है? क्षार है, बेस है। और वो भी बेस है तो कौन सा बेस है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल बेस है, प्रबल क्षार है ये, है ना। तो NaOH को बनाने में जो है कौन कौन से रसायन का उपयोग करेंगे और कैसे इसको बनाते हैं। तो इसके पहले यदि हम NaOH के बारे में जाने तो इसके पहले हम लोग NaOH के बारे में परिचित ये है कि जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ मिलकर के सोडियम लवण बनाता है। सोडियम लवण में सोडियम क्लोराइड बनाता है जो एक उदासीन लवण होता है, आए समझ में? तो NaOH का जो है अभिक्रिया इसके पहले भी हमने देखा है HCl के साथ, लेकिन वही NaCl NaOH हमको फिर से वापस तैयार करना है कि आखिर इसको हम कैसे तैयार करेंगे। तो यदि हम पिछले वाले रिएक्शन से देखें तो NaOH और HCl मिला के NaCl का निर्माण होगा। इसका मतलब हमारे पास यदि साधारण नमक होगा, NaCl होगा, तो उससे जो है हम NaOH को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो NaCl से यानी साधारण नमक से यानी सोडियम क्लोराइड से हम NaOH का निर्माण कैसे करें, है समझ में? ठीक है। तो इसके लिए देखिएगा बनाने की विधि में क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, या ये भी ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड और जल के विलयन में, है समझ में? या सोडियम क्लोराइड का जल के साथ या जल के मिश्रण में। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने को, विद्युत धारा कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, उसके सॉल्यूशन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा के साथ साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। सबसे बड़ी बात, हम बनाना चाह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन ही रहा है, लेकिन साथ साथ हमको दो गैस जिसका नाम है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो रही है। इसी अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया करने का मतलब, इसको अंग्रेजी में क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लोर इसलिए कहते हैं, है ना, या रिएक्शन के दौरान देखिए NaCl के जलीय विलयन में, है ना, विद्युत धारा, या क्या लिखेंगे, विद्युत धारा क्या प्रवाहित करना है, विद्युत धारा प्रवाहित करने से देखिए NaOH, क्लोरीन गैस और H2 गैस
तीन चीजें बन रही है, आया समझ में? NaOH, क्लोरीन गैस और H2 गैस, यानी Cl2 गैस और H2 गैस का निर्माण हो रहा है। ठीक है। हाँ, हम बात कर रहे थे कि इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं ना कि इसमें क्लोरीन गैस का उत्पादन हो रहा है, सबसे पहला। और दूसरा कि जो है इसमें क्षार का भी निर्माण हो रहा है, जिसका नाम है कॉस्टिक सोडा, है ना। यानी क्षार के साथ साथ क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है? क्लोर क्षार। है समझ में? क्या नाम है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जो है NaCl के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो हमको सीधे साधे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, और इसके बदले में बगल से क्या निकल रहा है? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन। ये भी दो चीजें मिल रही है, यानी निर्माण कर रहे हैं सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अब बन रहा है क्या क्या? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। दोनों गैस बन रहे हैं ना, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बन रहे हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है तीन चीजों का निर्माण हो रहा है, NaOH का निर्माण हो रहा है, क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि NaOH मिल गया तो इनकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। NaOH के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्लोरीन गैस और H2 गैस का हमारे दैनिक जीवन में भी बड़ा उपयोग है समझे? ठीक है, बहुत बड़ा उपयोग है। तो ये बात आपको समझ में आ गया किस तरह से हम कॉस्टिक सोडा का निर्माण कर रहे हैं, है ना। तो कॉस्टिक सोडा का निर्माण करने के लिए हमको क्या करना है? NaCl और जल के मिश्रण में यानी विलयन में हमको विद्युत धारा प्रोवाइड करना है, और जैसे विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे हमको तीन चीजें मिलेंगी, NaOH, Cl2 गैस और हाइड्रोजन। तीन चीजों का उत्पादन होगा। समझ में आ रहा है? अब एक पॉइंट यहाँ पर ये देखना है कि ना कि विद्युत धारा जब प्रोवाइड करते हैं ना NaCl के जलीय विलयन में, तो उसमें क्या होता है कि मान लो कि जब हम विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे, है ना, ये NaCl का और H2O का जलीय विलयन हो गया, है कि नहीं। और इसमें विद्युत धारा प्रोवाइड करने का मतलब एक जो है ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे। क्या? दो इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड जिसको हम एनोड कहेंगे और दूसरा इलेक्ट्रोड जिसे हम कैथोड कहेंगे, और दोनों को हमको क्या करना है? बैटरी से जोड़ देना है। दोनों को बैटरी से क्या करना है? जोड़ देना है। जैसे बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा कि NaCl और H2, कैथोड कहने का मतलब माइनस होता है और एनोड कहने का मतलब प्लस। तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ जाना शुरू हो जाएगा? कैथोड की तरफ, कैथोड के तरफ। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि NaCl है और जल है, समझ में। तो इसमें NaCl टूटेगा, NaCl तो ये बना लेगा Na प्लस Cl माइनस, यानी इसका मतलब ये सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है H2O, तो यहाँ से H2 गैस क्या होगा? H2 और O2 दोनों गैस यहाँ से बाहर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे दो चीजें मिल रही है, क्लोरीन गैस भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन गैस भी मिल रहा है। अब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस गौर करना है कि हाइड्रोजन जो होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला किसकी तरफ आकर्षित होगा? कैथोड पर। किसकी तरफ? कैथोड पर। और नेगेटिव चार्ज वाला किसकी तरफ आकर्षित होगा? एनोड पर। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन, ये जो प्रक्रिया है ना, विद्युत अपघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट चैप्टर में नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस इसको बोला जाता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहने का मतलब इसमें हम कंपाउंड को क्या कर रहे हैं? उनके आयनों में तोड़ दे रहे हैं विद्युत धारा के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इसलिए इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त हो रहा है? कैथोड पर। और क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त हो रहा है? एनोड पर। समझ में आ गया? क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त हो रहा है? एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त हो रहा है? कैथोड पर मुक्त हो रहा है। समझ आ रहा है? इस तरह से
जो है हम देख रहे हैं कि NaCl किस तरह से NaCl का विद्युत अपघटन हो रहा है, NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किस प्रकार हो रहा है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और इस तरह से जो रिएक्शन होगा इसके अंदर ना, तो एक नया एक विलयन बनेगा जिसका नाम क्या होगा, ठीक है। ये जो विलयन बनेगा ना इसके अंदर वाला क्या बन जाएगा, Na, और एक तरफ से एनोड से जो है आपका कौन सा गैस निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस, सॉरी क्लोरीन गैस, और कैथोड से कौन सा निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। समझ आ रहा है, इसी का नाम क्या है, विद्युत अपघटन, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण कैथोड पर ही होता है। कैथोड कहने का मतलब इसके नीचे, ये NaOH का निर्माण क्या होगा, कैथोड के नीचे, यानी नीचे की तरफ निर्माण। आया समझ में। अगला पॉइंट है, देखिएगा, है ना, कि इस प्रकार तीनों यौगिकों क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, और हमारे दैनिक जीवन में इसका बड़ा ही उपयोग, तीनों को अलग अलग कर लेंगे और इसका उपयोग करेंगे। चलिए आइए देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है। देखो जब पढ़ाए ना तो इसको ध्यान से सुनो। जब किसी इंडस्ट्री में जाओगे ना, मान लो बड़े होके कहीं किसी इंडस्ट्री में जाने का मौका मिले, है ना, तो उस वक्त जो है ना, यदि तुम इस चीज को अच्छे तरीके से सीखे हो तो तुम उस कंपनी के जाबाज हो, है ना, उस कंपनी के तुम सबसे बड़े बादशाह होगे, क्योंकि तुम्हें पता है ये सारी चीजें क्या है। अभी पता नहीं चलेगा, अभी तो ऐसा लग रहेगा कि ये सब भौकाल है ना, ये हमारे लिए कोई उपयोगी है ही नहीं, क्यों सर बकबक बहुत किए जा रहा है, तो यही पता नहीं चलेगा। लेकिन तुम किसी इंडस्ट्री में जाओगे ना, कपड़ा बनाने वाली कंपनी में जाओगे या मतलब कहीं भी जाओगे, तो केमिकल का तो भाई उपयोग है, किसी भी इंडस्ट्री में जाओ केमिकल जरूरी है ना। तो उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि जो है सर जो है पढ़ा रहे थे और हम पढ़े नहीं, काश हम इसको बढ़िया से पढ़े होते तो आज इस कंपनी के हम बहुत बड़े बॉस होते, यानी हेड होते, है ना, या बहुत जिसको जानकारी होता है उसको जल्दी प्रमोशन भी होता है ना। इसलिए इस बात का ध्यान रखो, जो पढ़ाया जा रहा है ये हो सकता है ना, हमारे लिए अच्छा साबित हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। इसलिए जब पढ़ाया तो थोड़ा सा गौर किया करो, ध्यान दिया करो इसकी तरफ, है ना। अपने आप को ज्यादा जो है ये मत समझा करो कि हाँ, है ना, हम नहीं पढ़ेंगे तो ट्यूशन करो। भाई शिक्षा ग्रहण कर लो, 2-4 पैसे के लिए ना किसी के सामने हाथ नहीं पसारोगे। तुम्हारी अपनी जिंदगी होगी, तुम्हारा अपना सोच होगा, तुम्हारा अपना विश्वास होगा, किसी के दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और तुम अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। इसलिए जो शिक्षा मिल रहा है उसको अच्छे से ग्रहण कर लो। बिन शिक्षा का जो है हम किसी व्यक्ति के जीवन में हम खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। उस व्यक्ति का जीवन हमेशा दुख से भरा होगा। क्यों? क्योंकि हर चीज के लिए उसे दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। उसके पास ना अपनी कोई सोच होगी, ना अपने पर उसे विश्वास होगा। लेकिन जो लोग शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं ना, उनका सब कुछ अपना होता है, उनके तौर तरीके अपने होते हैं, किसी दूसरे द्वारा किए गए कार्य पर विश्वास नहीं करते हैं, वो अपने द्वारा किए गए कार्य पर विश्वास करते हैं। और वही जो है इस जिंदगी में, वही जो है उस जिंदगी में बादशाह होता है, अपने लाइफ में बहुत बड़ा बादशाह होता है, अपने समाज में बहुत बड़ा बादशाह होता है, क्योंकि उसके पास हर चीज का ज्ञान होता है। तो शिक्षा ऐसी चीज है ना कि इंसान को ना जंगली जानवर से ना एक अच्छा इंसान बनाती है। यदि शिक्षा नहीं है तो फिर जो है फिर वही पशु के समान, ना उसका कोई अपना सोच है, ना कोई अपना जो है विचार है, ना अपनी कोई
तरीका है, इसलिए पढ़ लो। पढ़ना बहुत जरूरी है कि आज नहीं कल जरूर काम आएगा। जिस दिन उस ओहदे पर पहुंचेगा उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि ये सारी चीजें होगी कितनी जरूरी है। पढ़ाते वक्त ध्यान रखिए यहाँ पर। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे मान लो कि ग्रीस देखे साइकिल के रिंग में लगाया जाता है, उसके बॉल बेयरिंग में लगाया जाता है ना। यानी जहां रोटेशनल पार्ट होता है, जहां फ्रिक्शनल पार्ट होता है, वहां पर हम ग्रीस लगाते हैं ताकि वो क्या करे, सतह से टकराए नहीं, वियर एंड टियर ना हो, टूटे नहीं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, प्रॉपर रोटेशन के लिए ग्रीस लगा देते हैं, ऐसा समझ में। लेकिन जब किसी इंजन का या किसी साइकिल या किसी बाइक का डिसेंबलिंग होता है, यानी उसके पार्ट्स को जब हम अलग अलग करते हैं, तो फिर वो ग्रीस बड़ा दिक्कत करता है। तो उस वक्त जो है हम ग्रीस को हटा दें, है ना, तो जो है हम उस पर अच्छे से कार्य कर सकते हैं। लेकिन ग्रीस हटेगा कैसे, है ना? तो ग्रीस हटाने के लिए भी हमको एक प्रकार के केमिकल की जरूरत पड़ती है, एक प्रकार के ऑयल की जरूरत पड़ती है, ऐसा समझ में। या किसी एक्स्ट्रा किसी पार्ट पुर्जे में ग्रीस लग गया तो उसको कैसे हटाएंगे, है ना? तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। आप सर्विस सेंटर पे जब जाइएगा तो वहाँ पे बाइक को जब अनग्रीसिंग करना होता है ना, तो वहाँ पे एक लिक्विड होता है इतना बड़ा, ठीक है। वैसे लोग मिट्टी का तेल यूज कर लेते हैं, है ना, या पेट्रोल यूज कर लेते हैं। लेकिन एक डब्बा में एक पैकेट आता है, उसको जो ही फुहारे से उसको हम उस पर जो है ऑयल को गिराएंगे ना, ऑटोमेटिक ग्रीस क्या होता जाएगा, खत्म होता चलेगा, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का धातुओं से ग्रीस हटाने में, कहां से, धातुओं से ग्रीस हटाने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, साबुन, अपमार्जक एवं कागज के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। कागज इंडस्ट्री में जाओगे तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करना होगा। साबुन फैक्ट्री में जाओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है इस्तेमाल करना है। अपमार्जक भी क्या है, वही है साबुन, सरफ, ठीक है। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, साबुन और अपमार्जक। तो इनके निर्माण में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। इसके साथ साथ कृत्रिम फाइबर, यानी जो वस्त्र बनाए जाते हैं ना, उन वस्त्र में, है ना, ठीक है, उन वस्त्र में जो कृत्रिम फाइबर यूज होता है। कृत्रिम फाइबर क्या होता है? कृत्रिम फाइबर कहने का मतलब जो धागा होता है, जैसे कि एक धागा जैसे हम कपास से प्राप्त करते हैं तो उसे हम प्राकृतिक फाइबर बोलते हैं। जानवरों से प्राप्त करते हैं उसे हम प्राकृतिक फाइबर बोलते हैं। एक होता है जिसे हम कृत्रिम फाइबर, जैसे रेयन, है ना, एक सिल्क के जैसा एक धागा होता है जिसको इंडिया वालों ने बनाया था, है ना, जिसको हम रेयन कहते हैं, है ना। यह लकड़ी के वुड पल्प से इसको बनाया गया था। तो रेयन क्या है? एक कृत्रिम फाइबर है, कृत्रिम धागा है, जिससे जो है एकदम कपड़ा बनेगा ना तो ऐसा लगेगा कि एकदम रेशम के जैसा कपड़ा है, ठीक है। और काफी ये सिल्क से सस्ता भी था। तो कृत्रिम फाइबर और वस्त्र बनाने में, है ना, कृत्रिम फाइबर और वस्त्र बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। इसके साथ साथ बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण में, बॉक्साइट अयस्क क्या है? तो Al2O3 एल्युमिनियम के अयस्क को हम बॉक्साइट अयस्क कहते हैं। और इसके प्यूरिफिकेशन में, है ना, जो है क्या होता है कि प्यूरिफिकेशन में इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोग है कि नहीं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है? इसके अलावा एक तो ये हो गया, दूसरा जो है आपका हाइड्रोजन गैस। क्या है? हाइड्रोजन गैस। दूसरा है हाइड्रोजन गैस का उपयोग, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के उपयोग के बारे में यदि हम जाने तो सबसे पहली बात, इसका उपयोग जो है एक तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दे तो पानी भी मिल सकता है हमको, है ना। और हाइड्रोजन गैस एक तरह से हाइड्रोजन ईंधन का भी इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाला ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन गैस। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे ज्यादा ताप देने वाला कौन सा ईंधन है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या है? तो द्रव हाइड्रोजन, कौन सा है? द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है।
जो रॉकेट का ईंधन होता है वो क्या होता है? द्रव हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं उसको? द्रव हाइड्रोजन। इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन आपको क्लियर है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना है तो H2 के साथ Cl2 से अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या है। ठीक है, खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है ना। एग्जाम में अक्सर आता है कि अमोनिया किस विधि से बनाया जाता है, तो उसका नाम है हैबर। क्या? हैबर विधि। कौन सा विधि? हैबर विधि। तो खाद के निर्माण में अमोनिया के निर्माण में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो अमोनिया क्या होता है? NH3। NH3 को हम क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। आप देख सकते हैं दो ही इसमें जो है एलिमेंट है कि एक सोडियम, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। ऐसा समझ में? तो NH3 के निर्माण में क्या उपयोग होता है? हाइड्रोजन गैस यानी अमोनिया के निर्माण में। अगला है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा वनस्पति घी बनाने में होता है। ये हाइड्रोजनिक अभिक्रिया क्या है? हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण ये होता है ना, ये समझ लीजिए कि जो भी पेड़ पौधा से जो तेल मिलता है ना, वो तेल का जो यदि केमिकली हम स्ट्रक्चर समझे ना, तो केमिकली स्ट्रक्चर समझे तो वो डबल बॉन्ड होता है उसमें। क्या? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो होता है ना, उसमें होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे CH2 ऐसे C डबल बॉन्ड C, ऐसा समझ में? ये स्ट्रक्चर हमारे पास है। अगले 4th चैप्टर में इस चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा वनस्पति घी बनाने में होता है। वनस्पति घी कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी एनिमल से या पेड़ पौधों से जो भी ऑयल निकलता है, ठीक है, जो भी ऑयल निकलता है, तो जो एनिमल ऑयल होता है ना, एनिमल ऑयल होता है वो ऑलरेडी क्या होता है? एक ऑलरेडी जो है एक संतृप्त विलयन होता है ना। एक संतृप्त जो है ऑयल होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। लेकिन जो वनस्पति तेल होता है ना, वो क्या होता है? असंतृप्त होता है। क्या? असंतृप्त होता है। इसलिए जो है असंतृप्त होता है तो उसको संतृप्त करना पड़ता है, और संतृप्त करेंगे तो क्या होगा? देखिएगा हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराते हैं। किससे जी? हाइड्रोजन। जैसे अभिक्रिया कराएंगे ना, ये बॉन्ड टूटेगा और सीधे बन जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने का मतलब क्या हुआ कि वह जो तेल था ना, वो जमना स्टार्ट कर देगा। ऐसा समझ में? और जम जाता है ना कोई ऑयल ना, तो उसको ले आने में और ले जाने में कोई तकलीफ नहीं होता। ऐसे यदि टैंक भरा हुआ तेल लेकर के जाए तो उसको ले आने में ले जाने में तकलीफ होगा, इसलिए उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रवाह कर देते हैं, और इसी प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कर देते हैं। अब वनस्पति तेल किस में बदल गया? घी में, है ना। लेकिन जंतु का ऑयल जो होता है ऑलरेडी वो क्या होता है? घी होता है। अब गाय भैंस किसी का भी ले लीजिए ऑयल, वो जम जाएगा तुरंत। ऑयल समझ में? तो ऑलरेडी वो क्या होता है? असंतृप्त होता है। ऐसा समझ में? तो असंतृप्त ऑलरेडी वो क्या होता है? सॉरी, ऑलरेडी वो संतृप्त होता है। ठीक है, वो जम जाता है। इसलिए क्या होता है ना कि उन सब चीज को ज्यादा खाने से क्या होता है? समस्या भी हो सकती है, पेट खराब भी हो सकता है। ऐसा समझ में? इसको हम इसी को डालडा कहते हैं, है ना, वनस्पति की। इससे भी खाने से तबीयत खराब हो जाएगा। क्यों? यदि हाइड्रोजनीकरण नहीं हुआ है, यदि उसको आप खा रहे हैं तब आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि वो असंतृप्त है तब आपको कोई तकलीफ नहीं है। ऑयल ऑलरेडी असंतृप्त होता है, ऐसा समझ में? उसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो वनस्पति तेल से क्या बनाया जाता है? वनस्पति घी बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग कैसे हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस असंतृप्त से संतृप्त बन गई। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अगला एक तो दो चीजें हम लोग पढ़ लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भी पढ़ लिया और सोडियम गैस का भी उपयोग पढ़ लिया। अब जो अगला आने वाला है वो क्या है? सोडियम क्लोरीन गैस है। कौन सा है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या है? तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो शहर के लोग होते हैं, ज्यादातर उनका पानी जो है साफ करके यानी शुद्ध करके आता है। जैसे नदी को पानी को शुद्ध करके जो है सप्लाई करके उसको क्या किया जाता है? भेजा जाता है ना। शहरों में या किसी बहुत बड़ा नाला है तो उसका भी पानी जो है शुद्ध करके और लोगों के पास भेजा जाता है। तो जो ये पानी का शुद्धिकरण है ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? शुद्धिकरण करते वक्त पानी में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं,
है ना। तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, जो जीवाणु होते हैं उसको मारने के लिए जो है क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ऐसा समझ में, जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन गैस का उपयोग होता है और इसी प्रक्रिया को हम क्लोरीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण के नाम से जानते हैं। तो क्लोरीन गैस का एक सबसे बड़ा उपयोग जो है हमारे दैनिक जीवन में है, इससे हम पानी में उपस्थित बैक्टीरिया को मार सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये, जैसे कि हम कहते हैं, कल हमने पढ़ा था कि NaCl का उपयोग हम परिरक्षक के रूप में करते हैं, है ना। यदि भोजन के अंदर जो है मान लीजिए कि बैक्टीरिया वगैरह होंगे तो NaCl के डाल देने से सिर्फ स्वाद नहीं बनेगा, NaCl में जो उपस्थित क्लोरीन है ना उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ऐसा समझ में, इसलिए खाना में प्रॉपर तरीके से नमक होना चाहिए, ज्यादा देर तक आप रखें तो खराब न हो। ऐसा समझ में, तो नमक का सिर्फ उपयोग जो है सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता है, उसमें उपस्थित क्लोरीन क्या करता है? छोटे छोटे बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ऐसा समझ में, तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया है। क्लोरीन का उपयोग जल में कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया क्लोरीनीकरण कहलाती है। क्लोरीनीकरण क्या हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, क्लोरीनीकरण आपको समझ में आ गया क्या है? अगला पॉइंट क्या है? विरंजक चूर्ण, जो अगले टॉपिक में आने वाला है। विरंजक चूर्ण क्या है ना। विरंजक चूर्ण का उत्पादन भी क्लोरीन गैस के द्वारा ही होता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन क्लोरीन गैस के द्वारा ही होता है। कहा जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर, इस पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर यदि क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर दे तो विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। अगले टॉपिक में आएगा ये, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा पीवीसी पाइप, पीवीसी कहने का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या नाम है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक प्लास्टिक होता है पीवीसी पाइप, जो छत पर से पानी गिराना होता है तो प्लास्टिक का पाइप यूज करते हैं ना, वही क्या होता है? पीवीसी पाइप होता है और उसका नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम है। इसके अलावा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। AC से निकलने वाली जो गैसें होती हैं, AC फ्रीज जो हम लोग यूज करते हैं ना घर पे, उससे निकलने वाली गैस है, क्या नाम है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में, नुकसान करने में बड़ा अहम योगदान है इसका, CFC का, है ना। और इसी की वजह से क्या होता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण होता है। ग्रीन हाउस का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के निर्माण, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा जो है लाभकारी कौन है? CFC। लेकिन देखे तो लाभकारी थोड़ी है, ये तो हानिकारक है ना CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। धीरे धीरे सरकार इस चीज पर बैन लगा रही है, कुछ ऐसा तकनीक लाया जाए, है ना, जिसकी वजह से क्या हो, CFC जो है ये गैस न बने। ठीक है, तीसरा है जिसका नाम है यहाँ पे देखिए लिखा है क्लोरोफार्म, ClCl3। ClCl3 क्या होता है जानते हैं? पहले क्या होता था कि कोई इंसान जब हॉस्पिटल में जाता था, पैर टूट जाए चाहे जो भी टूट जाए तो उसको इंजेक्शन दिया जाता है ना, और उस इंजेक्शन से क्या होता था कि वो बेहोश हो जाता। ऐसा समझ में, अब बेहोश जब होता था ना तो पूरी उसकी बॉडी बेहोश हो जाती थी, पूरा उसका ब्रेन वेरेन सब कुछ बेहोश हो जाता है ना। उसमें क्या होता था कि जब इसका असर पड़ता था ना, है ना, तो बहुत ज्यादा बोलता था। ठीक है, पहले ऐसा होता था, बेहोश में लोग जो है क्या क्या बातें बोल देते थे, है ना, जो सच्ची बातें हैं वो भी बोल देते थे, है ना। इसका इस्तेमाल करिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका उपयोग बेहोशी का दवा बनाने, लेकिन धीरे धीरे अब इसको हटाया जा रहा है और एक ऐसा इंजेक्शन आ रहा है जहां आपको समस्या है वहीं दिया जाएगा। आप उसको देखेंगे, अपना हाथ कटते हुए देखेंगे, डॉक्टर आपका हाथ काटेगा, सब कुछ देगा, आपको पता नहीं चलेगा, है उतना दूर जो है सुन्न हो जाएगा। लेकिन इसको पहले यूज करने से क्या होता था? पूरी बॉडी सुन्न हो जाती थी। ऐसा समझ में, ClCl3, इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। ऐसा आगे देखिए, कहते हैं क्या कपड़ों के विरंजन में भी जो है क्लोरीन गैस का यूज होता है। कपड़ों का विरंजन करने का मतलब, जैसे ये नया कपड़ा लाते हैं ना, देखते हैं कितना साफ दिखता है ना, तो उसका विरंजन होता है। और उस विरंजन में किसका उपयोग होता है? क्लोरीन गैस। ऐसा समझ। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कौन कौन से कार्बनिक, कौन कौन से यौगिक हमको मिल रहे हैं और उनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है समझ में। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, है ना, जिनको जानना बहुत जरूरी है ना।
जिनको जानना बहुत जरूरी है, ताकि जो है कोई भी ऐसी समस्या आती है तो समस्या का ये सब चीजें समझे रहेंगे, तो इसका ये चीज करेंगे तो जो है हाँ ये काम में सफल हो सकता है, उस काम को सही तरीके से कर सकता है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? सबका नोट हो गया? जिसका नहीं हुआ है वो लोग जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।